हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है, आखेट खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादन तक, जिसके जो फर्स्ट टॉपिक था वो तो हम लोग पढ़ लिए हैं। पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है पाषाण काल के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पाषाण काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। स्टोन एज जो होता है, उस एज को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जिसमें हम लोग देखेंगे ताम्र पाषाण काल के बारे में, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो ताम्र पाषाण काल किसे कहते हैं? जिस युग में हमें पाषाण काल का मतलब सीधा मतलब होता था स्टोन एज, जिसमें जो भी औजार मिले हैं उस काल की जो भी चीजें मिलती थी वो पत्थर से बनी होती थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आते आते जब ताम्र पाषाण काल आया तो उस काल में हम लोग देखते हैं कि पत्थर के साथ साथ हमें कुछ धातुएं के भी अवशेष मिले हैं। इस काल में आते आते धातु भी मिलना स्टार्ट हो गया था। तो मानव जीवन में जो सबसे पहले जिस धातु का इस्तेमाल किया गया या जो धातु मिली है वो कौन सा धातु है? वो तांबा है। जो मेटल मिला है वो क्या है? तांबा है। लगभग ये 5000 ईसा पूर्व के समय में मिला था। तो अब हम लोग देखते हैं जो औजार थे तो उसके जो टाइप होते थे वो भी धीरे धीरे बदलते चले गए। क्योंकि औजार में अब हम लोग देखते हैं जो पत्थर के बने होते थे उसमें धातु का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे उसके हैंडल बनाने में धातु का इस्तेमाल होता था। तो इस काल के जो औजार थे वो फलक थे, फलकियां या मुख्य औजार माने जाते थे। लोग संतियों का इस्तेमाल करते थे, ये भी एक तरह का औजार ही है, जिसमें एक नुकीली धार बनी होती थी। ये धातु की बनी होती थी और इसके सहारे ही उस टाइम के लोग क्या करते थे? तो झूम कृषि करते थे। ये झूम कृषि मेनली हम लोग देखते हैं कि गंगा क्षेत्र में, जो कि आपका आधुनिक बिहार है, उस क्षेत्र में ये इस तरह की खेती ज्यादातर देखने को मिलती है। क्योंकि वहां पे बहुत सारे जंगल होते थे, तो उस जंगल को साफ करने के लिए ये लोग इस तरह के औजार का इस्तेमाल करते थे। और इस झूम कृषि में क्या होता था? तो एक बड़े से एरिया को, जिसमें बहुत सारे जंगल होते थे, उसको आग लगा के उसको साफ किया जाता था। जब वो एरिया साफ हो जाता था, वो जगह साफ हो जाते थे, तो वहां पे ये लोग कृषि करते थे। और फिर धीरे धीरे उस जगह की जो उर्वरकता थी, जो उसकी उपजाऊपन थी, वो खत्म होने पर ये लोग वो उस स्थान को छोड़ के फिर दूसरे स्थान की तरफ चले जाते थे। फिर सेम प्रोसेस है, वो ये दूसरे स्थान पे कृषि करते थे। तो इसके लिए जो औजार इस्तेमाल होता था तो उसको कहा जाता था संतियों का औजार। संतिया नामक जो औजार होते थे उसका ये लोग इस्तेमाल करते थे। इस काल के जो हम संस्कृति की बात करें तो ताम्र पाषाणी जो संस्कृतियां थी उसमें मेन थी आपका आहार संस्कृति आती थी। आहार संस्कृति, उसके बाद आपका है कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति। ये तीन मेनली जो संस्कृति हमें देखने को मिलता है, वो तीन संस्कृतियां हम देखते हैं। इसमें जो आहार संस्कृति थी वो सबसे पुरानी थी। इसका जो सबसे पुराना नाम है, क्योंकि एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है कि आहार संस्कृति का दूसरा नाम क्या है, या आपको ये आहार संस्कृति न देके वहां पे आपसे ताम्रवती संस्कृति के बारे में भी पूछ सकता है। तो ताम्रवती का मतलब होता था जहाँ पे तांबे जैसी जो धातु होती थी उनका बहुत ज्यादा मात्रा मिलता था, यानी तांबे वाली जगह को, जहाँ से तांबे की जो भी धातु थी वो एकत्रित किया जाता था। तो इसके नाम पे ही इस जगह को ताम्रवती भी कहा जाता है। यहाँ पर काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं। मृदभांड का आप सीधा सा मतलब समझिए, मृदभांड का क्या मतलब होता है? मृदभांड का मतलब होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, जो मिट्टी के पॉट बनाए जाते थे, बहुत तरह के बनाए जाते थे, तो उसको कहा जाता था मृदभांड। इसका ये मेनली इस्तेमाल करते थे अनाज रखने के लिए, अनाज रखने के लिए या फिर खाना भोजन पकाने के लिए। तो उस टाइम में ये मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं।
जिसका रंग काला और लाल होता था। तो ये ताम्र पाषाण काल के बारे में कहा जा रहा है कि उस काल में मिट्टी के बर्तन भी मिलना स्टार्ट हो गए थे। मुख्य जो स्थान है ताम्र पाषाण काल के, तो वो हम देखते हैं पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है और बिहार है। इस क्षेत्र में इस ताम्र पाषाण खोज की गई थी। अगला हम देखते हैं आरंभिक नगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसको आरंभिक नगर कहा गया है। इस हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम आगे धीरे धीरे हर एक पॉइंट में क्लियर होता चला जाएगा। इसको नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया है, क्योंकि जब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की बात, तो ये सबसे पहले क्या है, एक कांस्य युगीन सभ्यता है। अब यहाँ पे हम लोग तांबे, सिर्फ तांबे जैसी धातु का ही इस्तेमाल नहीं किया जाता था। कांस्य जो धातु है वो तांबा और टीन को मिला के बनाया जाता था। तांबा प्लस टीन को मिलाने के बाद ये हमारा बनता था कांस्य। ये बहुत ही मजबूत धातु माना जाता था। इसे आर्य इतिहास के अंतर्गत माना जाता है। आर्य इतिहास हम लोग जानते हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति थी, जो हड़प्पा काल की जो संस्कृति है, उसको आर्य इतिहास माना जाता है। आर्य इतिहास जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं कि आर्य इतिहास किसको कहा जाता है, जिस काल के बारे में लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लिखित साक्ष्य है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। लिखित साक्ष्य है लेकिन वो अनपढ़ा हुआ है, जिसको पढ़ा नहीं गया है। तो वैसी संस्कृति को हम क्या कहते हैं, आद्य संस्कृति। तो जो हमारी हड़प्पा संस्कृति है वो इसी संस्कृति के इसी इतिहास के अंतर्गत आता है। क्योंकि जो हम हड़प्पा संस्कृति की लिपि भी देखते हैं, तो जो वस्तुएं पे हमें लिपि भी मिले हैं, बहुत सारे ऐसे जगहों पे हमें हड़प्पा संस्कृति की लिपि देखने को मिलता है, लेकिन वो आज तक पढ़ा नहीं गया है। अगला हम देखते हैं पॉइंट कि जॉन मार्शल जो है इतिहासकार ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया था, तो ये क्योंकि ये सिंधु जो नदी थी उसके किनारे पे मिली है। सिंधु वाले क्षेत्र, सिंधु नदी वाले क्षेत्र में से हमें हड़प्पा के बारे में जानकारी मिली है। इस नदी के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम इन्होंने सिंधु सभ्यता रखा था। यह सभ्यता जो है आपका दजला और फरात और नील घाटी सभ्यता के समकालीन है। मतलब जिस टाइम में आपका मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता मिली है, ये जो हड़प्पा संस्कृति है या सिंधु घाटी सभ्यता है, ये उसी के टाइम पीरियड में इधर हमारा हड़प्पा संस्कृति है और उस मेसोपोटामिया की संस्कृति भी उसी टाइम की है। और आपका नील घाटी जो कि मिस्र की सभ्यता है, ये सब एक ही समय की सभ्यता है। काल निर्धारण के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो टाइम पीरियड दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति का समय कौन सा है, तो इसको लेके बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे इतिहासकारों में इसके ऊपर काफी विवाद है। लेकिन हम जो मेन जिस आधार पर इसके समय काल का विश्लेषण किया गया है वो है हमारा रेडियो कार्बन 14 C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा जो हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड कहा गया है वो आपका है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है, जो कि सबसे मान्य है। आपके एग्जाम में भी अगर बहुत सारे पॉइंट दिया हो, आपके एग्जाम में बहुत सारे 4 पॉइंट में अलग अलग डेट दिए गए हो, तो अगर जिसमें हम देखते हैं कि जो 2500 ईसा पूर्व के काफी नजदीक है, यहाँ पे आपको 1700 भी दिया जा सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो आपका आंसर राइट होगा। तो जो कि सर्वमान्य है। अगला हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसको अगर हम देखें तो जो ये ईस्ट में है, पूरब में ये कहाँ तक है, आपका आलमगीर मेरठ तक है, जो कि यूपी का पार्ट है। यूपी तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है ईस्ट की तरफ।
वेस्ट में हम लोग देखते हैं, वेस्ट में कहाँ तक है, सुत कांगे डोर, जो कि बलूचिस्तान है, ये वेस्ट में यहाँ तक है। फिर नॉर्थ में हम देखते हैं, तो नॉर्थ में इसका विस्तार आपका मांडा, जम्मू, जो आज का एक राज्य है, जम्मू के तक यहाँ इसका विस्तार हुआ है। और दक्षिण में दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में आता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं इस सभ्यता की। तो जो हड़प्पा से प्राप्त 2 टीले मिले हैं, उसमें जो पूर्वी टीला को नगर टीला कहा गया है, तथा पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला का नाम दिया गया है। तो ये जो सभ्यता है, ये 2 टीलों के ऊपर बना हुआ है। तो जिसमें पूर्वी टीला को नगर टीला कहा गया है, और पश्चिमी टीला को आपका दुर्ग टीला कहा गया है। हड़प्पा के सामान्य जो आवास होते थे, आवास क्षेत्र, उसके दक्षिण में हम लोग क्या देखते हैं कि एक कब्रिस्तान स्थित है, जहां लोग रहते थे, सामान्य आवास क्षेत्र है। उसके साउथ में हम लोग क्या देखते हैं, एक कब्रिस्तान स्थित है, जिसका नाम है समाधि R37 का नाम दिया गया है। हड़प्पा के किले के बाहर कुछ ऐसे भवन भी मिले हैं, जो हड़प्पा संस्कृति में जो किले बनाए गए थे, जो घर बनाए गए थे, उसके आसपास बहुत सारी ऐसे भवन भी बनाए गए थे, जिसकी पहचान किस आवास से की गई है। तो कुछ आवास का पहचान कर्मचारी आवास के रूप में किया गया है, कुछ को दस्तकारी और के मंच के रूप में माना जाता है, किसी एक भवन को अन्नगार के रूप में भी माना गया है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे? इस सभ्यता हड़प्पा को सबसे पहले नाम कौन दिया था? तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी, हड़प्पा की। अगला हम देखते हैं ये मोहनजोदड़ो। ये भी आपका हड़प्पा संस्कृति का ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, जिसमें हम देखते हैं कि सिंधी एक जो लिपि है, सिंधी लिपि है, सिंधी लिपि में इसका शाब्दिक अर्थ क्या माना गया है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया है सिंधी लिपि में? कि इसको माना गया है, ये मृतकों का टीला इसका नाम दिया गया है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी और मार्टिन व्हीलर ने 1922 ईस्वी में की थी। ये उसके बाद इसका खोज किया गया था मोहनजोदड़ो, क्योंकि पहला जो खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा, तो वो था आपका हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता दिया गया। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिलते हैं। तो इस क्षेत्र से हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलता है? एक तो विशाल स्नानागार मिलता है, एक विशाल अन्नागार भी मिलता है, जिसको मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत माना गया है। उस काल में जो जो खोजें हुई है, उसमें जो सबसे बड़ा इमारत मिला है, वो क्या है आपका? विशाल अन्नागार मिला है, जिसकी जो लंबाई है वो 47.71 मीटर है, और चौड़ाई आपका 15.23 चौड़ाई है इसका। मोहनजोदड़ो से नगर योजना के अंतर्गत समानांतर सड़क का जाल बिछा हुआ मिला है। उस टाइम में हम लोग जो देखते हैं, जो मोहनजोदड़ो के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, जो सड़क की बनावट होती थी वो समानांतर होती थी, इस तरह से बनाया जाता था, पैरेलल सड़क होती थी, जो एक दूसरे को समकोण पे काटते थे। तो इस तरह से एक व्यवस्थित सड़क प्रणाली भी हमें वहां पे देखने को मिलती है। फिर मोहनजोदड़ो से ही आपको कांस्य के नृत्य नारी की मूर्ति मिलती है। एक मूर्ति मिली है जो कि एक नृत्य की अवस्था में है, नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति मिली है इस जगह से। फिर एक पुजारी जो कि योगी की मूर्ति भी मिली है। मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ शिव की मूर्ति मिली है। यहाँ इस काल में मुद्रा भी मिली है, सिक्के भी मिले हैं, जिसपे किसका चित्र अंकित किया गया है? तो वो पशुपति नाथ शिव की मूर्ति मानी जाती है। सूती कपड़ा, सीपी की बनी पटरी आदि के सांचे भी मिले हैं। अगला जो चित्र है आपका हड़प्पा संस्कृति का है, वो है धौलावीरा। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि धौलावीरा जो नगर है, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके हर हिस्से में चारों ओर से पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई है। मीन्स इसका क्या मतलब है कि जो उस टाइम में हम लोग क्या देखते हैं कि जो धौलावीरा से जो भी जगह मिली है, तो उसको क्या किया है, उस टाइम पे इसका बाउंड्री वॉल किया गया है, चारों तरफ से ऊंची ऊंची
बीच में आपका मान लीजिए रहने का आवास है, तो उसके चारों तरफ से बाउंड्री वॉल किया गया मिला हुआ है। ये कौन-सा स्थान है? ये आपका धौलावीरा है। इसके अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार भी बनाए जाते थे। मीन्स एक सेफ्टी का पर्पस हम लोग अगर देखें तो उस टाइम में जो भी किला मिला है, जो भी स्थान मिले हैं, उसको आधुनिक टाइम की तरह अभी के समय में जो जैसे हम लोग देखते हैं कि उसका जो बाउंड्री वाल आदमी सेफ करने के लिए करते हैं, तो उस टाइम पे भी ये चीज़ हमें देखने को मिलता है कि उस टाइम में जो भी घर होते थे, उसके चारों ओर क्या किया गया था? बाउंड्री किया गया था। ये हमारा धौलावीरा से मिलता है। अगला हम देखते हैं कि लोथल। लोथल ये कौन सा किस जगह में है? ये गुजरात में है। धौलावीरा भी आपका कहाँ है? गुजरात में है। तो लोथल नगर जो है वो गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की उपनदी के किनारे पर स्थित है। तो ये गुजरात में जो साबरमती नदी है उसके किनारे पर ये जो नगर है लोथल नगर वो स्थित है। यहाँ से धातु से बनी चीजों का मुख्य केंद्र माना जाता है इसको। यहाँ पे धातु की बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी। यहाँ पर एक भंडार गृह भी मिला है जहाँ पे चीजों को एकत्रित किया जाता था, अनाजों को एकत्रित किया जाता था, उसको भंडार गृह कहा जाता था। तथा वहाँ पे मुहरबंद भी मिले हैं। मुहरबंद का मतलब क्या होता है? सील। जो सील होते थे जिसपे निशान लगाए जाते थे। ये सामान जैसे आज के डेट में भी बहुत सारे सामान पे हम मार्क देखते हैं, उसी को सील कहा जाता था, मुहरबंद कहा जाता था। यहाँ से मनके बनाने के काम होते थे। यहाँ पर मनके जो एक कॉइन की तरह होता था, उसको बनाने का भी यहाँ पे काम किया जाता था। अगला हम देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो जगह है, जो आपका पार्ट होता है हड़प्पा संस्कृति का, जो ये भाग है कालीबंगा, ये आपको राजस्थान में आता है। राजस्थान का क्षेत्र है कालीबंगा। कालीबंगा में पाक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या मिलती है? यहाँ से हमें जुते हुए खेत मिलते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कृषि का कार्य शुरू हुआ, तो पहले ये लोग जैसे झूम कृषि में क्या होता था कि जगहों को जला के ये लोग साफ करके जगहों जो जो जंगल होते थे उसमें आग लगा के ये लोग उस स्थान को साफ करते थे, फिर वहां पे खेती करते थे। लेकिन हम काली समय बीतते बीतते जब हड़प्पा संस्कृति की बात करें, तो कालीबंगा से हमें ये जो सांचे मिले जुते हुए खेत का, तो इसका मतलब क्या है कि आप वे लोग जो औजारें होती थे, जो धातुएं होती थी, उससे बने जो औजार होते थे उसका इस्तेमाल अब खेत की जुताई में करते थे। कि अब यहाँ से जुता हुआ खेत मिलता है, कि अब एक तरीकाबद्ध अब वो लोग जगह को जलाने के बजाय अब खेत की जुताई करके अब अनाज को उपजाना शुरू करते हैं। यहाँ से सेल खड़ी की मुहर मिली है एवं मिट्टी की छोटी मुहरें भी यहाँ से मिली है। महत्वपूर्ण अवशेष में अगर हम और देखें तो क्या क्या यहाँ से हमें मिला है? तो हल के निशान मिले हैं, क्योंकि हल एक जैसे उपकरण हुआ, हल उपकरण हुआ। इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता था? खेत की जुताई के लिए किया जाता था। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि अलंकृत ईंटों का प्रयोग मिलता है। जो भी ईंटें मिली हैं उस जगह से, उस पे बहुत सारी कलाकारियां की जाती थी। युगल एवं प्रतीकात्मक समाधि मिली है। काली चूड़ियां भी यहाँ से मिली हैं। और हवन कुंड या अग्नि कुंड इस स्थान से हमें देखने को मिलता है। घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा के जितने भी घर मिलते हैं उसमें किस तरह की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था? जिसको पकाया नहीं जाता था, जो जो जैसे मिट्टी से बनाया गया हो वो एकदम कच्ची ही हो, वैसे ही ईंटों से घर बनाए जाते थे। कालीबंगा और लोथल ये दोनों नगर से हम लोग क्या देखते हैं? ये दोनों ही जगह से अग्नि कुंड के सांचे मिले हैं। अगला हम देखते हैं कि नगरीय विशेषताएं अगर देखें, हड़प्पा काल की जो नगरीय, इसको क्योंकि नगरीय सभ्यता भी कहा जाता था, तो इसको नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता था? इसकी क्या क्या विशेषता के कारण इसको एक नगरीय सभ्यता कहा गया है, उसके लिए उसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हड़प्पा एक नगरीय संस्कृति है।
यह विश्व के सबसे प्राचीनतम सुनियोजित नगर है। अगर हम देखें जो विश्व में क्या जो सबसे पहला सुनियोजित मतलब एक प्लानिंग के तहत एक व्यवस्थित ढंग से जो बनाया जाता था नगर, उस तरह की चीजें हमें हड़प्पा से देखने को मिलती है। इसलिए इसको सुनियोजित कहा जाता है, जहाँ पे हर चीज एक सिस्टमैटिक वे में बनाया गया हो, उस तरह की चीजें हमें इस काल में मिलती है। इसलिए इसको एक नगरीय सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के नगर को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला, नगर दुर्ग, जो ऊंचे टीलों पर स्थित नगर होता था। जो ऊंचे पहाड़ पर बनाए जाते थे उसको नगर दुर्ग कहा जाता था, और एक निचला नगर होता था। ऊपर वाले निचले नगर में कौन रहते थे? जो साधारण लोग रहते थे वो यहाँ पे निवास करते थे। जो भी पढ़े लिखे या जो संपन्न वर्ग के लोग होते थे वो नगर दुर्ग, जो ऊंचे टीले पर स्थित होते थे, वैसे नगर में निवास करते थे। भवन निर्माण में कच्ची तथा पक्की दोनों तरह की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। इससे हमें क्या पता चलता है कि उस काल की जो भवन होती थी वहां पे ईंटों का भी इस्तेमाल होता था, और इसमें सिर्फ कच्ची ईंटों का नहीं, पकी हुई ईंटों का भी साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा कालीन नगर की जो प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा जाता था। इस काल की अगर हम सड़क की बात करें, जिस तरह से हम लोगों ने मोहनजोदड़ो में देखे हैं कि जो सड़क की जाल थी ना, वो इस तरह से व्यवस्थित की गई थी कि हर एक व्यवस्थित जाल, जैसे इस तरह से रोड है, पैरेलल रोड है, तो इसके चारों तरफ दोनों साइड घर बने होते थे, और हर घर मतलब हर घर से आपको एक रास्ता मिलता था। तो एक पूरी तरह से सड़कों का जाल जैसा बिना हुआ था। कालीबंगा के कुछ मकान के फर्श में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अब इस काल की अगर सामाजिक स्थिति को देखें तो सैंधव समाज जो हमारा था वो किस तरह का समाज था? मातृ प्रधान समाज था, जहाँ पे स्त्रियों की ज्यादा प्रधानता दी जाती थी। स्त्री की ज्यादा प्रधानता मिलती है। शहर के लोग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। जो लोग दुर्ग नगर में रहते थे, जो लोग शहर की तरफ रहते थे, वो लोग एक विलासितापूर्ण, एक वैभव जीवन जीते थे। समाज में जो सबसे संपन्न वर्ग माना जाता था वो हमारा व्यापारिक वर्ग था। जो व्यापार करते थे वे लोग काफी संपन्न वर्ग थे। कृषक, शिल्पकार और मजदूर कैसे वर्ग थे? वो सामान्य लोगों का वर्ग माना जाता था। चिकित्सक, पुरोहित और अधिकारी वर्ग जो थे वे शिक्षित वर्ग थे। तो यहाँ पे हम लोग जो वर्ग में जो समाज विभाजित थे, तो उसको भी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग वर्ग में किस किस तरह के लोग रहते थे। तो यहाँ पे सभी प्रकार के लोग हमें देखने, यहाँ पे शिक्षित लोग भी थे, सामान्य लोग भी थे, और जो बहुत संपन्न लोग थे उस तरह के भी लोग देखने को मिलता है। अगला हम देखते हैं पॉइंट, फिएंस। फिएंस क्या था? फिएंस ये एग्जाम में भी आपके पूछे गए हैं कितने बार। तो ये क्या होता था? एक कृत्रिम ढंग से बना हुआ एक पत्थर का, जैसे पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर भी पाए जाते थे, ये उसी तरह का चीज था। एक पत्थर का एक आकृति ही था, एक बनाया हुआ, लेकिन इसको बनाया जाता था। फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। ये पत्थर और शंख की तरह देखने में तो थे, लेकिन इसको मानव तैयार करते थे। ये प्राकृतिक तौर पे नहीं मिलता था। जो आर्थिक स्थिति इस काल की थी उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति की जो आर्थिक स्थिति थी उसमें सबसे ज्यादा जो मुख्य पेशा हम लोगों को देखने को मिलता है वो कृषि का था। सैंधव लोग का मुख्य पेशा कौन सा था? कृषि था। वे लोग कृषि में लगे रहते थे। चावल के अवशेष जो हमें मिले हैं वो लोथल, जो कि गुजरात में है, और रंगपुर से मिले हैं। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के सांचे मिलते हैं। तो ये सब चीजें हमें क्या दिखा रही है कि यहाँ जो है वो कृषि इसलिए ज्यादा मुख्य मानी जाती थी क्योंकि आपको यहाँ के अवशेष भी मिले हैं, क्योंकि अब इस टाइम से खेत भी जुते हुए खेत के भी सांचे मिलते हैं, आपको चावल के भी अवशेष मिले हैं। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे कृषि कार्य बहुत अच्छे से किया जाता था। बनवाली से मिट्टी के हल जैसे खिलौने भी मिले हैं। और हड़प्पा काल में उद्योग की भी
हमें जानकारी मिलती है। तो इस काल में किस तरह के उद्योग थे? तो हड़प्पा के लोग तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने जानते थे। ये एक प्रोसेस था जिससे क्या तैयार किया जाता था? कांसा का कांसा जो धातु थी उसको तैयार किया जाता था। और धातु में लघु मूर्ति बनाने के लिए मोम सांचा विधि का प्रचलन था। अब इस टाइम में आते-आते हम लोग क्या देखते हैं कि मतलब धातु की ही मूर्तियाँ भी मिलना स्टार्ट हो गई थी, लघु मूर्तियाँ, छोटी-छोटी मूर्तियाँ मिलती हैं। उसको बनाने की जो विधि होती थी, वो कौन-सी विधि होती थी? मोम सांचा विधि। जिसमें जो धातु होते थे उसको रख के उसके ऊपर से मोम जो होती थी उसको पिघला के बनाया जाता था। फिर लास्ट में उस मोम को अगर पिघलाएँ तो अंदर में जो भी धातु बनी होती थी वो इस आकृति की बन जाती थी। प्रमुख उद्योग अगर देखा जाए इस काल की तो वो क्या था? सूती वस्त्र उद्योग था। कला एवं शिल्प कला इस काल की देखिए तो जो सैंधव सभ्यता की प्रसिद्ध कलाकृतियाँ कौन-सी थी? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त काँस्य की गाड़ियाँ मिली हैं। मतलब जो काँस्य धातु है उसकी गाड़ियाँ भी मिली हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले सर की पत्थर की मूर्तियाँ मिली है। एक मूर्ति आप लोग देखेंगे जिसमें सिर्फ़ सर का है चित्र बना हुआ है, जो कि पत्थर की मूर्तियाँ होती थी। स्वास्तिक चिन्ह जो हम इस तरह की चिन्ह होती थी स्वास्तिक, इस तरह की आपको निशान स्वास्तिक चिन्ह भी हमें इस टाइम में मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हाथी दाँत पर मानव चित्र मिलते हैं। आप इससे समझ सकते हैं किस तरह की कलाकृतियाँ इस काल की थी, जिसमें हाथी के दाँत पे भी मानव के चित्रों को चित्रित किया जाता था, बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मृण मूर्तियाँ टेराकोटा मिलती है। ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, टेराकोटा का मतलब क्या होता है? जो पकी हुई मिट्टी से जो छोटी-छोटी मूर्तियाँ बनाई जाती थी, उसको क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। व्यापार अगर हम देखें तो सिंधु सभ्यता काल में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता था कि वस्तु के बदले वस्तु, किसी चीज़ को खरीदने के लिए हमें एक सामान देना पड़ता था, दूसरे सामान लेने के लिए। तो वस्तु के बदले फिर क्या होता था? वस्तु ही दी जाती थी। मेसोपोटामिया में वर्णित शहर मेलुहा को सिंधु क्षेत्र की प्राचीन नाम कहा जाता है। जो मेसोपोटामिया संस्कृति थी वहाँ में उसे एक शहर का वर्णन मिलता है जिसमें उसका नाम क्या कहा गया है? मेलुहा, जिसकी तुलना किससे की गई है? सिंधु से की गई है। उसके प्राचीन नाम को ही कहा गया है। मुहरे और लिपियाँ हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ मानी जाती है। उसकी मुहर आमतौर पर कैसी होती थी? चौकोर होती थी, लेकिन बेलनाकार, वृत्ताकार, आयताकार मुहर भी मिली है। केवल चौकोर मुहर नहीं मिलती थी, बेलनाकार, वृत्ताकार और आयताकार शेप की भी मुहर देखने को मिलता है। अधिकांश मुहरें जो थी वो किस चीज़ की बनी होती थी? सेल खड़ी की बनी होती थी। मुहर पर सर्वाधिक चित्र एक सींग वाले सांड की, वृषभ की मिली है। उस काल में जो चित्र मिली है उसपे वो एक सींग वाले सांड की मिली है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो उसकी सिंधु सभ्यता की जो लिपि हम लोग देखते हैं वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, कि बहुत सारे चित्र भी दिए गए हैं और लिपि भी दिया गया है साथ में। तो वो चित्र क्योंकि आज तक तो हड़प्पा संस्कृति की जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं गया है, लेकिन उसपे जो चित्र बनाए गए हैं उससे बहुत हद तक अनुमान लगाया गया है। उसको पूरी तरह से पढ़ा नहीं गया है। यह क्रमशः किस तरह से लिखी जाती थी? तो पहले तो ये बाएँ से दाएँ की तरफ लिखी जाती थी, फिर बाएँ से दाएँ की तरफ लिखी जाती थी। तो इस पद्धति को क्या कहा जाता था? ब्रूस्टोफेदन कहा जाता था। और ये लिपि किस तरह से थी? चित्रों के आकार में थी। सिंधु सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या-क्या हैं? तो इस काल के क्योंकि इस पे भी आपको बहुत सारा विवादित जो उस टाइम के इतिहासकार थे, उनमें काफ़ी विवाद हमें देखने को मिलता है इसके पतन को लेके।
कि बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि बाढ़ है, सूखा है, नदी के बहाव में जो परिवर्तन आया था, उसकी वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ था। तो इसमें एग्ज़ैक्ट किसी एक पॉइंट को हम नहीं कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के पतन का मेन यही कारण था। लेकिन मेन कारण में अगर हम देखें तो ज़्यादातर इतिहासकार इसको मेन कारण मानते हैं। इसलिए हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि हड़प्पा संस्कृति एक प्राकृतिक आपदा के तहत ये संस्कृति धीरे-धीरे जाके समाप्त हुई थी। तो ये इस चैप्टर में हम लोग पूरा ये ताम्रपाषाण काल, पाषाण काल और हड़प्पा संस्कृति ये तीनों ही चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है। और जो अब हम इस टॉपिक से जो सेकंड चैप्टर है, अब इससे रिलेटेड जितने भी हड़प्पा संस्कृति के ऊपर या पाषाण काल के ऊपर जो भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, इसको अगले हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो जो कल स्टार्ट करेंगे वो उसमें हम लोग इस चैप्टर के बारे में सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।